हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के फिफ्थ पेपर के बारे में। दोस्तों फिफ्थ पेपर का जो है फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों बात करेंगे आज सेकेंड पार्ट की, जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपके फिफ्थ पेपर का नाम है पर्यावरण शिक्षा। आइए देखते हैं दोस्तों इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में आने के चांसेस इनके ज्यादा हैं और हो सकता है इन क्वेश्चन से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को ना मिले। वीडियो के लास्ट में आपको पेपर भी दिया गया है कि पेपर कैसा आता है और वहां से आप क्वेश्चंस को चेक भी कर सकते हैं कि उस पेपर में कितना पूछा गया और उस क्वेश्चन पेपर को आप घर पर भी सॉल्व कर सकते हैं और आप कितना कर पाते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों केवल क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, बाकी आप आंसर आप कहीं से भी लिख सकते हैं। मेन वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो आपको क्वेश्चंस को देना। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग आंसर की चिंता ना करें। आंसर अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से लिख सकते हैं। वैसे काफी अच्छे आंसर्स दिए गए हैं। ये संजय का मॉडल पेपर है, क्वेश्चन बैंक आता है एक संजय पब्लिकेशन का, वहां से ये सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिए गए हैं और आप लोग देख सकते हैं उस क्वेश्चन पेपर में भी। तो आप लोग चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहला दिया गया है पर्यावरण से क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता व महत्व पर टिप्पणी कीजिए। या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखते हैं आंसर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेगी हमारे जो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है जैविक और दूसरा अजैविक। इन सभी वस्तुओं का मानव पर सम्मिलित प्रभाव जो है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण जो शब्द है ये दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला परि और दूसरा आवरण। पहला परि है और दूसरा आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ से और आवरण का मतलब होता है ढके हुए या घेरे हुए। तो दोस्तों जो पर्यावरण शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। दोस्तों यहां पर जैसे लिखा गया है आपको पेपर में सेम ऐसे ही लिखना है। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पर्यावरण का अर्थ, उसके बाद लिखना है जो दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो पर्यावरण शब्द है इसका अंग्रेजी रूपांतरण जो है एनवायरमेंट है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एनवायरन और सेकंड है मेंट। एनवायरन का मतलब होता है घेरना और मेंट का मतलब होता है चारों ओर से। अर्थात पर्यावरण का अर्थ जो होता है वो होता है चारों ओर से घिरना। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है जो ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप ये लॉन्ग आंसर्स को देखेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो जाएंगे और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अभी देख लेते हैं। दोस्तों एनवायरमेंट जो शब्द है ये एनवलप शब्द का पर्याय है। अन्य शब्दों में मनुष्य को सभी दशाओं में आवृत करने वाले तत्वों के सामूहिक रूप को पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस आंसर में काफी अच्छा दिया गया, आप लोग देख सकते हैं और यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों थोड़ा स्पीड से देखेंगे वीडियो को। और अब दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है परिभाषाएं। अब आपको परिभाषाएं देनी है। यहां पर कुछ विद्वानों के नाम दिए जा रहे हैं, इन विद्वानों की आप लोग परिभाषाएं देख लीजिए और आपको विद्वानों के नाम डालकर एग्जाम में ये डेफिनेशंस देनी है। आपको कम से कम 3 डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, 3 या 4 याद होना चाहिए आपको। इन डेफिनेशंस को देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम आपको पूरा पढ़कर सुनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
काफी अच्छा क्वेश्चन है ये और आंसर भी बहुत अच्छा दिया गया है यहाँ। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप सभी। और दोस्तों जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ व परिभाषा देते हुए विस्तार से समझाइए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा गया है। पर्यावरण शिक्षा क्या है, परिभाषित कीजिए। और इसी का थर्ड टाइप जो आया है वो आया है, पर्यावरण शिक्षा के लिए जन चेतना की क्या आवश्यकता है। एक ही क्वेश्चन है और इसे 3 तरीके से पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चाहे तो एक कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों अब देखते हैं जो पूछा गया था। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि हमें क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उसी हिसाब से हमें हेडिंग डालकर लिखना है और हेडिंग को डालना ना भूलें। इसमें पूछा गया है पर्यावरण शिक्षा के बारे में, तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालिए पर्यावरण शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो दोस्तों हमें पहले अर्थ बताना है और इसके बाद हमें डेफिनेशंस देनी है। तो हम दोस्तों यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं जो यहां पर दिया गया है और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। काफी अच्छी डेफिनेशंस दी गई हैं। नेक्स्ट, कम से कम आपको 2 या 3 डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर पर्यावरण शिक्षा की विशेषता को उल्लेखित किया गया है कुक तथा हेटन के द्वारा। 6 पॉइंट दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी को। नेक्स्ट दोस्तों अब आपको हेडिंग डालनी है पर्यावरण शिक्षा आवश्यकता एवं महत्व, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपसे जितना पूछा जाएगा आप उतने का ही आंसर देंगे। तो यहां से आप आवश्यकता और महत्व का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों यहां पर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे एग्जाम में ना पूछा गया हो या ना पूछा जाए। वही क्वेश्चंस है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। यहां से आपको देखने को मिलेगा कि पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य पूछे जा रहे हैं आपसे और सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को पूछा गया है नीचे भी, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य बताइए या प्रकाश डालिए। एक ही बात है, ये एक ही क्वेश्चन है और 2 बार पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस भी हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन तिवलसी 1977 में पर्यावरण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों का प्रतिपादन किया गया। दोस्तों ये जो फर्स्ट लाइन दी गई है ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसे लिखना ना भूलें आप। इसके बाद आप पॉइंट डालकर लिखना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। यहाँ एक साइड से दिया गया है परीक्षा के स्तर, शिक्षा के स्तर और सेकंड साइड दिया है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। तो दोस्तों किस स्तर पर क्या उद्देश्य है ये दिए गए हैं, काफी अच्छा बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट में है प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा में क्या उद्देश्य होने चाहिए यहां दिए गए हैं, पर्यावरण संचेतना तथा वास्तविक अनुभव तथा ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट दिया गया है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा पर क्या उद्देश्य होना चाहिए, पर्यावरण के घटकों एवं समस्याओं की वास्तविक जीवन में सार्थकता का बोध करना। थर्ड पॉइंट है उच्च माध्यमिक शिक्षा। यहां पर क्या दिया है, पर्यावरण स्रोतों का उपयोग तथा समस्याओं के समाधान हेतु कौशल का विकास करना।
और आपका लास्ट पॉइंट जो है उच्च शिक्षा, पर्यावरण समस्याओं का समाधान कर अपेक्षित विकास करना तथा भावना अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास करना। तो दोस्तों यहां पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए जा रहे हैं, जहां पर ब्लूम ने कहा है, ब्लूम के अनुसार दिखाया गया है, शैक्षिक उद्देश्यों से हमारा तात्पर्य उन व्यवहारों के निर्माण से है जिनमें शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा छात्रों को लाना होता है। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया है। दोस्तों कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी शिक्षा के उद्देश्य पूछे जाते हैं ब्लूम के अनुसार, तो दोस्तों आप लोग इन्हें देखना ना भूलें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप सभी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक पक्ष। और दोस्तों आपको बता दें, ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर कई शैक्षणिक स्तर होते हैं जो इस प्रकार दिखाए गए हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञानोपयोग और चौथा है विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। दोस्तों इन सभी को क्रम में याद कर लीजिए आप। ज्ञानात्मक पक्ष के ये उद्देश्य हैं। और सेकंड दिया है भावात्मक पक्ष। देखते हैं भावात्मक पक्ष को। इस पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य समाहित हैं जो रुचियों में परिवर्तन, अभिवृत्तियों और मूल्यों में परिवर्तन और गुणों की पहचान तथा प्रबंध के लिए आवश्यक होते हैं। ये दोस्तों भावात्मक पक्ष के बारे में दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट दिया गया है मनोगत्यात्मक पक्ष। तो दोस्तों ये जो 3 पक्ष दिए गए हैं इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर दिखाए गए हैं पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य, जो यहां पर 10 पॉइंट आपके सामने शो हो रहे हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य दिए जा रहे हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 पॉइंट है यहां। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाकी के पॉइंट यहां है 6 से 10 तक। नेक्स्ट दोस्तों आपका लास्ट आता है पर्यावरण शिक्षा के मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य। सभी पक्षों पर आधारित उद्देश्य दिए गए हैं दोस्तों, इनके सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत अच्छा लिखा गया है इसमें और काफी आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, जो आपके सामने है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है पर्यावरण शिक्षा की किन्हीं शिक्षण विधियों का विवरण दीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण शिक्षा की किन्हीं 2 शिक्षण विधियों का विवरण दीजिए। और इसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य वस्तु का उल्लेख कीजिए, इसमें विद्यालयों की भूमिका बताइए। और इसका थर्ड टाइप जो दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए आप किस प्रकार की शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगर आप क्वेश्चंस को समझ जाते हैं तो आंसर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों यहां पर एक ही क्वेश्चंस को 3 तरीके से दिया गया है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको आंसर में वही लिखना है। यहां पर आपसे शिक्षण विधियां पूछी जा रही हैं, कोई भी 2 विवरण के साथ। और सेकंड जो है यहाँ पर पाठ्य वस्तु का उल्लेख कराया गया है, विद्यालयों की भूमिका, और इसमें विद्यालयों की क्या भूमिका है। और इसी क्वेश्चंस को यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से पूछा गया है, पर्यावरण शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए आप किस प्रकार की शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं आंसर को, और यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और आंसर की तरफ बढ़ते हैं और यहां से एक नजर डाल लीजिए आप सभी और स्क्रीनशॉट लेते चलिए इसका। और दोस्तों आपको हेडिंग डालना नहीं भूलना है, हेडिंग का विशेष ध्यान रखें। पर्यावरण शिक्षा में जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण पद्धतियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। पहला है जो है उद्धरण पद्धति और दूसरी है विकासात्मक पद्धति। आपको यहां पर दिया गया है, यहां पर इस तरीके से चार्ट बनाया गया है, आप इस तरीके से बना लीजिए
और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है। एग्जाम में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले लिखेंगे शैक्षणिक विधियां, 2 लाइन करेंगे, एक इधर और एक इधर। पहली होगी आपकी उद्धरण और सेकंड होगी आपकी विकासात्मक। उद्धरण के अंतर्गत आते हैं व्याख्यान विधि, तर्क विधि और पाठ्य पुस्तक। विकासात्मक क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर आता है सबसे पहले क्षेत्र भ्रमण, सेकंड में आएगी परियोजना विधि, थर्ड आएगी क्रियात्मक विधि और फोर्थ आएगी समस्या समाधान विधि। दोस्तों ये विधियां जो भी दी गई हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब इन सभी विधियों को हेडिंग डालकर लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उद्धरण विधि से लेते हैं व्याख्यान विधि को। हेडिंग डालेंगे व्याख्यान विधि और हमें इसे लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर यहां पर इसके गुण को बताएंगे। यहां पर इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा लिखा गया है, आप यहां से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और आगे बढ़ते हैं और फिर हमें इसके दोष देने हैं, यानी जो विधि दी जा रही है यहां पर आपको उसके गुण और दोष दोनों ही बताने हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र भ्रमण पद्धति। देख लीजिए दोस्तों और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ये हेडिंग और जो सब हेडिंग दी गई है इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। दोस्तों थोड़ा स्पीड से देखते हैं। नेक्स्ट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप चाहे तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप से जुड़कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पर्यावरण शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि एवं क्रियात्मक विधि को विस्तार से वर्णन कीजिए। यहां से देखिए दोस्तों आपसे पूछी जा रही है प्रोजेक्ट विधि और क्रियात्मक विधि, तो इसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा गया, पर्यावरण शिक्षा की योजना विधि का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों देख लेते हैं यहां पर नीचे प्रोजेक्ट विधि। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्ट विधि। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें जो ये प्रोजेक्ट विधि है यानी प्रोजेक्ट मेथड जो है ये किलपैट्रिक ने दी है। इस विधि के जन्मदाता यहां दिया भी गया है। इस विधि के जन्मदाता अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री W.H. किलपैट्रिक को माना जाता है। शिक्षा दार्शनिक जॉन डेवी ने अपनी प्रयोजनवादी विचारधारा में व्यावहारिक जीवन में काम आ सकने वाली बातें ही सत्य हैं से इस विधि को आधार दिया, जिसे किलपैट्रिक ने अपनी विधि में बालक को उद्देश्यपूर्ण क्रिया से शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों यहां पर जो दिया गया है आप इसे लिखना ना भूलें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं इन्हें आप जरूर लिखिएगा एग्जाम में। और दोस्तों यहां पर कुछ डेफिनेशंस दी जा रही हैं, तो विद्वानों के नाम के साथ आपको डेफिनेशंस लिखनी है। यहां पर 2 डेफिनेशंस दी गई हैं, 3, और आपको याद होनी चाहिए ये। अब दोस्तों बात करते हैं सिद्धांत की, तो सिद्धांत का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। और नीचे परियोजना पद्धति के पद दिए गए हैं, ये भी देख लीजिए आप सभी, स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन सभी का। आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए दोस्तों एक साथ सभी के स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगली हेडिंग दी गई है परियोजना कार्य में शिक्षक की भूमिका। अगला है परियोजना कार्य के गुण। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर गुण के स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आप दोषों की बात करते हैं, नीचे दोष दिए गए हैं, तो दोष का भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
दोस्तों ये जो फिफ्थ पेपर आपका लास्ट पेपर है और वीडियो के एंड में आपको पेपर दिया गया है, यानी क्वेश्चन पेपर एग्जाम में कैसा आता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, शॉर्ट आंसर में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये सभी आपको लास्ट में दिखाया गया है। आप लोग देखना ना भूलें और उस क्वेश्चन पेपर को लगाना भी ना भूलें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन सभी का, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से संबंधित छात्रों की कुछ क्रियाएं दी गई हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा के प्रति छात्रों को जागरूक करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पर्यावरण शिक्षा के प्रति छात्रों को जागरूक करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। आंसर दिया गया है, यहां से आपका स्क्रीनशॉट बनता है और आप ले लीजिए इस स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहां से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब ये 13 पॉइंट तक आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। ये काफी आसान क्वेश्चन है, कोई भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वायु प्रदूषण पर लेख लिखिए। दोस्तों आप सभी को पता होगा वायु प्रदूषण के बारे में और इस पर एक निबंध लिखना है हमें। हम आसानी से लिख सकते हैं और एक बार अगर देख लेंगे जो यहाँ दिया गया है तो हम और भी अच्छा लिख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है, वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। तो दोस्तों अगर हम आपको यहाँ पर पूरी डिटेल देंगे तो काफी वीडियो लंबा बनेगा, इसीलिए हम यहाँ पर हम आपको केवल क्वेश्चंस बता रहे हैं इस वीडियो में। बाकी आंसर जो है आपको खुद से लिख लीजिए, एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। और जो हमने यहाँ पर आंसर दिया है ये भी काफी अच्छे दिए गए हैं आंसर। ये संजय के मॉडल से लिया गया है, संजय का एक बैंक क्वेश्चन बैंक आता है, वहां से ही इन आंसर को लिया गया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग पड़ेगी आपकी वायु प्रदूषण और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आप विस्तार से लिखेंगे। यहाँ पर वायु प्रदूषण के प्रकार दिए गए हैं और इनके अंदर कुछ सब हेडिंग भी दी गई हैं, तो आप लोग देख लीजिए, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे लिख सकते हैं। और मेन पर्पज है यहाँ पर केवल क्वेश्चंस को शो कराना, जो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी एग्जाम में आपके हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख कर जाते हैं, एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि इस जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं कितना आपको एग्जाम में मिला। और अगर किसी के एग्जाम चल रहे हैं तो वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके एग्जाम में कितना मिला इस वीडियो से, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हैं वायु प्रदूषण के, ये सभी को पता होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, पहला दिया है, आप सबसे पहले हेडिंग बनाना सीखें। हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहां पर दिया गया है, पहली हेडिंग दी गई है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो अगर आप इस हेडिंग को समझ सकते हैं, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो वायु प्रदूषण से यह दोस्तों मानव के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे फेफड़ों में प्रॉब्लम होने लगती है और सांस जैसी मर्ज हो जाती है, अस्थमा, और फेफड़ों जैसे जो रोग होते हैं, वो फेफड़ों से संबंधित जो रोग होते हैं वो बनने लगते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। यहां पर दिया गया है वनस्पति पर प्रभाव, तो वनस्पतियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये भी देख सकते हैं। यहां पर दिया गया है, अगर आपको हेडिंग पता होगी, अगर आप हेडिंग को बना सकते हैं तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। यहां पर जो दिया गया है कंटेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां से देख लीजिए एक बार, फिर आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, वायुमंडल एवं जलवायु पर प्रभाव। अब वायु प्रदूषण का वायुमंडल और जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अंदर सब हेडिंग दी गई है कुछ। पहला दिया है ओजोन परत पर प्रभाव और सेकंड दिया है ग्रीन हाउस प्रभाव। दोस्तों ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, कभी कभी आपसे ये 2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें भी आपसे ये पूछ लिए जाएंगे।
तो देख लीजिए इन दोनों पॉइंट को आप, और आगे बढ़ते हैं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 4 पॉइंट हो चुके हैं आपके सामने, और यहाँ पर 10 पॉइंट आ चुके हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। बस आपको एक बार पढ़ना है, फिर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। अब यहां पर दोस्तों मृदा प्रदूषण के बारे में पूछा गया है, और डिटेल्स में पूछा गया है, विस्तार से पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है, मृदा प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु उपाय समझाइए। दोस्तों मृदा प्रदूषण क्या है इसके बारे में पूछा गया है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इस बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इंपॉर्टेंट डाल लीजिए दोस्तों क्वेश्चंस को। ये जितने भी प्रदूषण के क्वेश्चंस हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दोस्तों आपको प्रदूषण के बारे में सभी को पता होगा, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है और आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मृदा प्रदूषण का अर्थ, और लिखना स्टार्ट करेंगे। यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों सभी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कारण दिए गए हैं, मृदा प्रदूषण के काफी अच्छे कारण हैं यहां पर लिखे हैं, जो एक बार बस आपको देखना है। मेन आपको फिर से बताएंगे हम कि जो मेन पॉइंट है यहां पर आपके वो है हेडिंग्स। अगर आप हेडिंग्स को याद रखते हैं या हेडिंग आप खुद से बना लेते हैं कि किस पॉइंट में क्या हेडिंग आएगी, तो वो आपके लिए बहुत काफी हेल्पफुल रहेगी। हेडिंग के अंदर अगर आप थोड़ा भी लिखते हैं तो आपका काम चल जाएगा एग्जाम में। लेकिन हाँ, हेडिंग जो आपने हेडिंग डाली है उसी से रिलेटेड ही लिखना चाहिए। नेक्स्ट, और इसके लिए आप हेडिंग तभी डाल सकते हैं जब आपने कुछ पढ़ा होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए पढ़ना। तो एक बार जो यहां पर दिया जा रहा है इस कंटेंट को जरूर देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से फिर से देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मृदा प्रदूषण के प्रभाव दिए जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय। जो उपाय यहां दिए जा रहे हैं ये दोस्तों शॉर्ट और लॉन्ग आंसर दोनों में कहीं भी पूछा जा सकता है। जितना आपसे पूछा जाए उतना आप आंसर में लिखेंगे। यहां पर नियंत्रण के उपाय देख लीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन आपका आ गया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है, चाहे वो एमसीक्यू हो या आपका शॉर्ट आंसर हो या आपका लॉन्ग आंसर हो, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ये। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है ये। ग्रीन हाउस प्रभाव पर एक लेख लिखिए। जैसा हम अभी ऊपर बता चुके थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी फर्स्ट टाइप में। सेकंड टाइप देखते हैं क्या कह रहा है ये। हरित गृह का अर्थ समझाइए। हरित गृह प्रभाव के कारण बताइए, इसके प्रभाव के परिणाम बताइए। तो यहां से आपसे बहुत कुछ पूछ लिया गया है। पहले तो अर्थ पूछा है, हरित गृह प्रभाव के कारण पूछे हैं, और इसके प्रभाव के परिणाम पूछे हैं। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसी को हरित गृह भी बोलते हैं दोस्तों, हरित गृह प्रभाव। और लास्ट में आपका जो टाइप दिया गया है ये पूछा गया, हरित गृह प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीनों एक ही क्वेश्चन है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इन क्वेश्चंस के। और कोई भी इन क्वेश्चंस को इग्नोर ना करे, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको एग्जाम देने के बाद पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए क्वेश्चंस कितने हेल्पफुल थे। और नहीं तो आपको लास्ट में जो पेपर दिया गया है उससे आपको खुद अंदाजा लगा सकते हैं, उसे देखकर कि ये जो हमने क्वेश्चंस बताए काफी हेल्पफुल हैं या नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, काफी अच्छा पॉइंट दिया गया है यहां। ये जो टेबल दी गई है इसे एग्जाम में बनाना ना भूलें, और देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया है। यहां दिया है ग्रीन हाउस गैसेस दी गई हैं,
और यहाँ पर प्रभाव को बढ़ाने वाले संभावित कारक दिए गए हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को आप याद कर लें जो यहाँ पर दी जा रही हैं, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि आपको 4 क्वेश्चन दिया होगा और नीचे ऑप्शन दिए होंगे 4, और जहां से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको 4 में से किसी एक पर टिक करना होगा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। बाकी जो 3 होगी ये ग्रीन हाउस गैसेस होंगी। या आपसे इस टाइप से भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो इसके लिए दोस्तों आपके जो 3 होंगे ये ग्रीन हाउस गैसेस होंगी और एक जो होगी ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। तो आपसे पूछेगा कि कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और जब पूछा जाए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है तो आपको उसी हिसाब से टिक करना है। तो आप लोग देखते रहिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का प्रभाव दिया गया है यहाँ पर, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो सकती है जो यहाँ पर दिया जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों से वृद्धि का प्रभाव और उसका क्या प्रभाव होगा वृद्धि का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, इसके अंदर सब हेडिंग दी गई है काफी, वो देख लीजिए आप सभी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पर भूमंडलीय ताप वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय दिए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन परत से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्या है, ओजोन परत से आप क्या समझते हैं, ओजोन परत की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। आपसे ओजोन परत के बारे में पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों यहां हम देखते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो ओजोन परत है ये एक वायुमंडल की ही परत होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी को पता होगा ओजोन परत के बारे में, और आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एक बार आप इसे फिर से रीड कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो परत है दोस्तों पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है और समताप मंडल की निचली सतह पर स्थित रहती है ये। जैसा कि यहां भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा लिखा गया है। और ये क्वेश्चन यहां पर यार एक पॉइंट दिया गया है, काफी अच्छा पॉइंट है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक विदों फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसेन ने की थी। ये अच्छा पॉइंट है आपका, देख लीजिए। ये कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, और इससे आपके क्वेश्चन सीटेट और टेट में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी वीडियो लंबा हो चुका है और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी काफी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। दिया गया है पर्यावरण संरक्षण का अर्थ बताइए तथा पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, देख लीजिए इस क्वेश्चन को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ बताइए तथा पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है, तो संरक्षण के लिए आपको क्या करना है इस बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आंसर को जो दिया गया है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण में संबंध। यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण में संबंध दिए जा रहे हैं और फिर हेडिंग डालकर लिखा भी जा रहा है। सबसे पहले हेडिंग डालिए पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखना स्टार्ट किया है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके सामने आ चुका है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और पारिस्थितिक तंत्र से क्या आशय है, इसकी विशेषताओं व प्रकारों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र की जो है वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर बहुत अच्छे से समझाया गया है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो आप लोग वहां से जाकर इस पारिस्थितिकी तंत्र को समझ सकते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए अच्छा पॉइंट है और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। अगला टाइप देखते हैं, यहां पर लिखा गया है पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। और नेक्स्ट जो दिया है, पारिस्थितिक तंत्र का क्या अर्थ है, जैविक अजैविक संरचना को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे पहले यहां पर आपकी हेडिंग जो दी गई है वो है पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा। क्या अवधारणा है, यहां पर अवधारणा के बारे में लिखेंगे हम। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, आपसे बोलने की तो जरूरत अब है ही नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का आशय। यहां पर कुछ डेफिनेशंस दी जा रही हैं, आशय का मतलब डेफिनेशन से है। यहां आपको बताते दोस्तों, जब पारिस्थितिक तंत्र की बात की जाए तो यहां पर एक पॉइंट जरूर बनता है कि इसकी खोज किसने की। इस क्वेश्चंस को जो है काफी बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पर आपका आंसर बनेगा एजी टांसले। यहां पर एक फर्स्ट लाइन जो दी गई है ये काफी अच्छी लाइन है, यानी अच्छा पॉइंट दिया गया है। देख लेते हैं एक बार इस पॉइंट को। देखते हैं दोस्तों, यहां दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र ये जो शब्द हैं एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं और अंग्रेजी में इसे दोस्तों इकोसिस्टम कहा जाता है। इको सिस्टम आपने सुना होगा सभी ने इकोसिस्टम के बारे में। दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसे अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं और इकोसिस्टम शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इस शब्द की विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम 1935 में यानी 1935 में जर्मन वनस्पति शास्त्री एजी टांसले ने की थी। दोस्तों ये जो पॉइंट दिया गया है काफी अच्छा पॉइंट है। इकोसिस्टम शब्द की विस्तृत व्याख्या यहां से देखेंगे दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द की विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम 1935 में जर्मन वनस्पति शास्त्री एजी टांसले ने की थी। दोस्तों आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को और आराम से पढ़िएगा और आप देखिए इसमें से हम क्या सॉर्ट कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें वही आप आंसर में लिखिएगा और आपको तभी पता चलेगा आंसर में इंपॉर्टेंट क्या है जब आप इसे पढ़ेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में या आपसे लॉन्ग या शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अधिकतर देखने को मिला है कि ऐसे पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र की खोज किसने की। तो वहां पर आपका आंसर जो बनेगा, काफी विद्वानों के नाम दिए गए होंगे, काफी साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए होंगे, जिसमें आपका आंसर होगा एजी टांसले। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर काफी डेफिनेशंस दी जा रही हैं, सीबी सार्क के अनुसार भी दिया गया है, यहां देख लीजिए आप सभी। और आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब विशेषताएं भी दी जा रही हैं पारिस्थितिक तंत्र की, क्या क्या विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं को देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा वीडियो हो चुका है आपका। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहां पर पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार दिए गए हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये प्रकार भी हमने एक वीडियो में दिखाए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की बात करें तो इसे दोस्तों दो भागों में व्यक्त किया जाता है। पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। और दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर भी कई सब हेडिंग आपको मिलेंगी, जिसमें क्या क्या आता है आप लोग देख सकते हैं। पहला स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र आएगा और सेकंड जलीय पारिस्थितिक तंत्र आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर भी कई तंत्र आते हैं जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जलीय में आपका मीठा जल होता है और खारा जल होता है। तो
स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, और सेकंड आपका पॉइंट रहेगा सागरीय जल पारिस्थितिक तंत्र। सागरीय वाला जो होगा वो खारा होगा और स्वच्छ जो होगा वो मीठा होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कृत्रिम एवं मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र की। इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप आसानी से लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो आ चुका है आपके सामने। देखते हैं इस क्वेश्चंस को क्या दिया गया है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों एवं कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। अब यहां पर पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में और उसकी कार्य प्रणाली का वर्णन कराया गया है, और इसी को इस प्रकार से पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र की रचना, संरचना एवं कार्य प्रणाली को समझाइए। और थर्ड टाइप जो दिया है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। इन तीनों के ही बारे में आपको बताया गया है वीडियो में दोस्तों। इन सभी की डिटेल आपको नीचे वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, और यहां पर भी आपको आंसर में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट दिया है, पारिस्थितिक तंत्र में अजैवीय एवं जैवीय घटकों का वर्णन कीजिए। यहां पर जैवीय और अजैवीय घटकों के बारे में पूछा जा रहा है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एक ही है, बस इसे अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, जैविक अजैविक संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर 4 टाइप से दिया गया है क्वेश्चन, 1 2 3 और 4 5 टाइप से दिया गया है एक ही क्वेश्चन को। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की संरचना दी जा रही है, काफी अच्छे से समझाया गया है यहाँ पर, और देख लेते हैं इसे एक बार। अगर आप इस हेडिंग को, इस जो संरचना यहां पर दी जा रही है, एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, यहां पर देख सकते हैं आप इसे। अगर आप ये याद कर लेते हैं, अगर आप ये माइंड में सेट कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसे डिवाइड करना है और पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या आता है, तो आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर दिया गया पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो यहां पर पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, पहला अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक। जब बात हो जाए जैविक और अजैविक घटकों की, तो सबसे पहले जैविक और अजैविक घटक लिखेंगे, और दोस्तों बाद में इसके बारे में समझाएंगे भी। नीचे अलग अलग हेडिंग डालकर लिखेंगे भी। अब दोस्तों बात करेंगे अजैविक घटक की। अजैविक घटकों को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ और तीसरा है जलवायवीय घटक। और अब आपको हेडिंग डालनी है अकार्बनिक पदार्थ, और इसके बाद आपको लिखना है अकार्बनिक पदार्थ के बारे में। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कार्बनिक पदार्थ, जहां कार्बनिक पदार्थ के बारे में लिखना है, और थर्ड हेडिंग डालनी है जलवायवीय घटक, जहां जलवायवीय घटकों के बारे में लिखना है। तो अकार्बनिक पदार्थ में जैसे जल, खनिज और लवण आते हैं, और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि आते हैं, और जलवायवीय घटक में वायु, ताप, वर्षा आदि। दोस्तों बहुत अच्छा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है जैविक घटक। दोस्तों अब बात करते हैं जैविक घटक की। तो जैविक घटक को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया जा रहा है यहां। पहला है उत्पादक और दूसरा है परपोषी। उत्पादक का मतलब होता है हरे पादप। हरे पादप, इसके बारे में भी बाद में क्वेश्चन में दिया गया है, देख लेंगे उसे। और फिर बात करते हैं परपोषी की। परपोषी को जो है दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उपभोक्ता और दूसरा अपघटक। तो दोस्तों उपभोक्ता की जब बात होती है, तो उपभोक्ता को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है ये। उपभोक्ता 3 पॉइंट में डिवाइड है, पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आती है बकरी, हिरन, खरगोश, और द्वितीयक में आती है लोमड़ी, मेढक आदि, और तृतीयक में आते हैं शेर, चीता आदि। दोस्तों आप सभी को उपभोक्ताओं के बारे में पता होना चाहिए, ये अच्छा पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, एक एक हेडिंग डालकर आपको लिखना है। जैविक घटक डालेंगे, जैविक घटक के अंदर आपको अकार्बनिक पदार्थ डालना है, फिर कार्बनिक पदार्थ डालना है, और फिर दोस्तों आपको जलवायवीय घटक डालने हैं।
इसके बारे में लिखना है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो था जैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या आता है? प्राथमिक उत्पादक या स्वयंपोषी उत्पादक। दोस्तों जो उत्पादक दिया गया था, उत्पादक के बारे में यहां पर पूरी डिटेल दी जा रही है, आप लोग यहां से देख सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, उपभोक्ता। दोस्तों ये पॉइंट जो है आप काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, और ये अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी टिप्पणी के तौर पर। ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका उपभोक्ता। कभी शॉर्ट आंसर में केवल उपभोक्ताओं के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे। तो उपभोक्ता अभी आपको बताया था, 3 उपभोक्ता होते हैं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। या तीनों ही दिए जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कौन सा किस श्रेणी में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां अपघटक हो गए दोस्तों, अपघटक देख लीजिए। अब यहां पर आपके सामने आती है पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने कार्यप्रणाली का। अब आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में उपभोग, और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन। सतत विकास की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सतत विकास की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। सतत विकास से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन मिलेगा शॉर्ट आंसर में, देख लीजिए, ये जो है शॉर्ट आंसर है दोस्तों आपका, और यहां से ये पूछा गया है एक बार एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं दोस्तों। खाद्य श्रृंखला का अर्थ स्पष्ट करते हुए महत्व भी बताइए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, खाद्य श्रृंखला का अर्थ पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, और नेक्स्ट टाइप जो दिया है यहां पर दिया है खाद्य श्रृंखला क्या है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में पूछा गया है ये दोस्तों, और 2 बार एग्जाम में आया है, देख लीजिए यहां पर दिया गया है आंसर, और स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप सभी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जो खाद्य श्रृंखला के एग्जाम्पल हैं, यहां से देख सकते हैं। जैसे घास को जो है टिड्डी खाती है, टिड्डी को जो मेढक खाता है, मेढक को सांप, और सांप को बाज खाता है। इसे हम घास क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और सेकंड दिया गया है तालाब पारिस्थितिक तंत्र, पादक प्लावक को जो है जंतु प्लावक, और जंतु प्लावक को छोटी मछली को बड़ी मछली। और नेक्स्ट दिया है टूंडा पारिस्थितिक तंत्र। तो आप लोग देख लीजिए, इन खाद्य श्रृंखलाएं दी गई हैं जो इनके एग्जाम्पल दिए हैं खाद्य श्रृंखलाओं के। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला के प्रकार देख लेते हैं, यहां से ये प्रकार दिए जा रहे हैं। खाद्य श्रृंखला के 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है ओडम ने, और पहला है चारण खाद्य श्रृंखला, दूसरी है अपृत खाद्य श्रृंखला। दोनों ही खाद्य श्रृंखलाओं के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चारण खाद्य श्रृंखला है, ये ऊपर दी जा रही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये अपृत खाद्य श्रृंखला है, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट नीचे दिखाया गया है खाद्य श्रृंखला का महत्व, यहां से आप लोग इसका महत्व देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।